रिवीजन पर सुनवाई चल रही है और आप जानते हैं ये सुनवाई पिछले 6 महीने से चल रही है। जुलाई के महीने में इस सुनवाई की शुरुआत हुई थी और जून के महीने में जून ना कहें बल्कि उससे पहले मई तक तैयारी हो गई थी चुनाव की, बिहार चुनाव की। लेकिन अचानक आनन फानन में कहा गया 25 जून से कि एसआईआर की शुरुआत की जाए और एसआईआर की शुरुआत जैसे ही हुई वहां बिहार में, वैसे ही इधर एक याचिका, एक नहीं बल्कि उसके बाद एक और 2, 3, 4 करते हुए 11 याचिकाएं, 11 याचिकाएं लगा दी गई। 8 याचिकाएं इनमें से थी पॉलिटिकल पार्टीज की, राजनीतिक पार्टियों की, और उसके अलावा 3 याचिकाएं थी जो एनजीओज की थी। उसमें से एक याचिका तो खुद योगेंद्र यादव की है, लेकिन 2 याचिका जिसमें एक एडीआर की है, एक पीयूसीएल की है, ऐसे 11 याचिकाएं लगाई गई। और इसमें जो दलीलें थी ये लगातार धुआंधार दलीलें दी गई 11 याचिकाओं में। और सबसे बड़ी चीज कि एसआईआर में 11 दस्तावेज मांगे गए थे, 11 में से कोई भी एक दस्तावेज मांगा गया था, लेकिन वहां आधार कार्ड नहीं था। पहले तो आधार कार्ड जुड़वाने में 4 अलग अलग ढंग से आदेश देने की नौबत आ गई सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस सुनवाई को देख रहे थे और सुन रहे थे, और इसके बाद कंडक्ट कर रहे थे, कह सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बदल गए, दूसरे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गए, सूर्यकांत, और अब सूर्यकांत इसको, जस्टिस सूर्यकांत इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जब हम आपके सामने मौजूद हैं तो एक फिर से इसी पर सुनवाई चल रही है। हालांकि अब सुनवाई के दौरान ढेरों याचिकाएं आ चुकी हैं। एक याचिका पश्चिम बंगाल की आई है, एक याचिका तमिलनाडु की आई है, एक याचिका केरल की आई है, अलग अलग राज्यों की याचिकाएं भी आई हुई हैं। और इन सब में जो मुख्य याचिका है उसमें जो मुख्य सवाल है वो ये है कि क्या संवैधानिक तौर पर ये एसआईआर यहां टिकता है, यानी सही है या गलत है, इसकी संवैधानिकता की जांच हो रही है। और इसमें आज फिर से चुनाव आयोग की तरफ से राकेश द्विवेदी मौजूद हैं और जो अपनी बात रख रहे हैं, और इस चर्चा में हमारा साथ दे रहे हैं इधर स्टूडियो में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। राकेश द्विवेदी अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि 1951 का अधिनियम, जो 1951 का अधिनियम है वो चुनावों के संचालन से संबंधित है, जबकि 1950 का अधिनियम चुनावों की तैयारी से संबंधित है। ये कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे अमलेंदु जी, राकेश द्विवेदी? राजीव जी, मुझे लगता है कि वो कहना ये चाहते हैं कि जो लाल बाबू हुसैन मामले का जिक्र चूंकि जस्टिस जयमाल्या बागची ने पिछली तारीख पे किया था कि इसमें 3 जजों की खंडपीठ है और उसका आदेश है कि चुनाव आयोग किसी का नाम नहीं काट सकता। एक बार अगर किसी का मतदाता सूची में नाम आ गया तो ये माना जाएगा कि वो वैध मतदाता है और आप उसका नाम नहीं काट सकते। तो इसका जवाब देने के लिए बताना चाहते हैं कि जो लाल बाबू हुसैन मामला है वो 1951 के अधिनियम के तहत है और हम जो काम कर रहे हैं वो 1950 के अधिनियम के तहत कर रहे हैं। यानी ये बताना चाहते हैं कि लाल बाबू हुसैन मामला जो है इस पर लागू नहीं होता। अरे भाई, आप किसी अधिनियम के तहत काम कर रहे हो, मामला मतदाता के मताधिकार का है और उस मताधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ का स्पष्ट आदेश है कि चुनाव आयोग किसी का भी नाम नहीं काट सकता। ये साबित करना कि मतदाता भारत का नागरिक है कि नहीं है, ये काम आपत्ति करने वाले का है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, या कोई और व्यक्ति आपत्ति कर रहा हो। ये उसका काम है कि वो साबित करेगी ये मतदाता जो है ये इसमें नागरिक नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहाने की कोशिश जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से राजीव जी की जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब 1900 यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1951, उससे पहले 1950 आता है। 1950 के एक्ट को संशोधित कर 1951 बनाया गया। लेकिन अब कहा यह जा रहा है इलेक्शन कमीशन के वकील के जरिए कि लाल बाबू हुसैन का जो मामला 90 के दशक में सामने आया था, जिसमें 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था, उस फैसले में था कि आप किसी का भी नाम काटने से पहले प्रॉपर तहकीकात करेंगे और तहकीकात से सबसे पहले जिसका नाम काटने जा रहे हैं उस पर कोई दावा या आपत्ति आई है तो उसको पहले नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजने के बाद उससे आप पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद पूरी तहकीकात करेंगे, तब होगा। यानी पूरी तहकीकात के बाद आप किसी का नाम काट सकते हैं। लेकिन यहां आपने बिना तहकीकात के सबके नाम काट दिया और फिर कहे कि आप अब जुड़वा लो। यानी पहले एसआईआर की घोषणा होते ही आपका जो कार्ड है वो 0 हो जाता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब नई लिस्ट जो आएगी उस लिस्ट में आपका नाम अगर है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर गए आप काम से।
तो ये जो परिस्थितियां यहां पर हैं वो बहुत खतरनाक हैं। और इसी बारे में जो लाल बाबू हुसैन का मामला है उसमें 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। अब यहां राकेश द्विवेदी जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उनका कहना है कि हम जो एसआईआर करवा रहे हैं ये 1950 के अधिनियम के आधार पर करा रहे हैं, एक्ट 1950, जबकि लाल बाबू हुसैन का जो फैसला आया था वो 1951 का आया था। अब ये उल्टी, जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि उल्टी गंगा बहाने की कोशिश हो रही है, यानी साफ साफ 1951 जो है वो 50, यानी 1951 में नियम और संशोधित किए गए और 1951 के नियम के आधार पर लाल बाबू हुसैन को यहां फैसला सुनाया गया। 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, लेकिन यहां 2 जजों की बेंच में और वहां उनके सामने यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं राकेश द्विवेदी कि ये जो फैसला है वो 51 का है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो 50 के अधिनियम के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए यहां पर लाल बाबू हुसैन का मामला, उनका फैसला यहां फिट नहीं बैठता है, ये कहा जा रहा है। अमलेंदु जी, यही बात है ना? हाँ, बिल्कुल यही कहा जा रहा है द्विवेदी जी की तरफ से। और द्विवेदी जी ने इससे पहले भी अपनी जो बात राजीव जी रखी तो उन्होंने लाल बाबू हुसैन मामले का भी जिक्र जो किया था। फिर उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 324 और 326 को धारा 19 के साथ पढ़ने पर यह संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि केवल उन्हीं लोगों को नामांकित किया जाए जो नागरिक हैं, और संविधान बनाने वाले भी यही चाहते थे। तो भाई गैर नागरिक कैसे बन जाएगा? सवाल तो ये है कि जो एक बार नागरिक जिसके साबित हो चुका, जो मतदाता सूची में आ चुका, आप उसका नाम काट रहे हैं। बहस इस पर है, बहस तो इस पर है ना कि जिनके नाम सूची में आ गए हैं उनके नाम आप काट रहे हैं, जो आपको अधिकार नहीं है। और आप यहाँ बता रहे हैं कि साहब नागरिक जो है उसी को बनाया जा सकता है। ये किसने कहा? किसी याचिकाकर्ता ने नहीं कहा कि साहब जो नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, उसको आप मतदाता बना लीजिए। ये तो याचिका कहीं नहीं है। याचिका तो ये गई है कि जो मतदाता है आप उसका नाम काट रहे हैं, जो आपको अधिकार नहीं है। आप अपनी तरफ से नियम बना रहे हैं, फॉर्म 6 आप बना रहे हैं अपनी तरफ से, आपने इम्यूनेशन फॉर्म अपनी तरफ से बना लिया, जो कि बनाने का आपको अधिकार नहीं है। तो सवाल तो इस पर है कि जो आपका अधिकार नहीं है, आप उसके तहत काम कर रहे हैं और आप संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। जो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है उसके बाहर जाकर काम कर रहे हैं, और आप यहाँ पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब सब कुछ ठीक ठाक है, हम तो इसी के तहत काम कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने जैसी बात भी हो सकती है कि आप ये बताएं कि किसी भी नागरिक को मतलब जो है वही शामिल किया जाना चाहिए, या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो ऑलरेडी नागरिक है उसका नाम आप क्यों काट रहे हैं और कैसे काट रहे हैं? आपके साथ अधिकार क्षेत्र में सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ राकेश द्विवेदी ने 1951 के 1951 का जो एक्ट है उसकी धारा 62 का उल्लेख किया, और वो शर्तें जिनके तहत आप पंजीकृत होने के पात्र होते हैं उसको यहां पर बताया है। राकेश द्विवेदी ने इसके बाद फिर लाल बाबू हुसैन के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया है, और फिर साफ साफ ये कहा है कि अनुच्छेद 324 से और 326 को धारा 19 के साथ पढ़ने पर यह संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि केवल नागरिकों का ही पंजीकरण कराया जाए। संविधान निर्माताओं की भी यही इच्छा थी। अब इच्छा ये समझाने लगे कि संविधान निर्माता क्या चाहते थे, लेकिन जब विपक्ष वही इच्छा की बात बताता है कि बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे या और लोग क्या चाहते थे, राजेंद्र प्रसाद क्या चाहते थे, तो इसकी बात यहाँ पर फिर अगर विपक्ष कहेगा तो सत्ता पक्ष नहीं सुनेगा, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से और खासकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात कही जा रही है। द्विवेदी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने ये मान लिया है कि हर किसी को किसी न किसी प्रकार से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जून 2025 तक इन सभी लोगों में से अगर वो पिछली सूची में शामिल अपने माता पिता से संबंध साबित कर देते हैं तो हम संतुष्ट हैं। यानी जून 2025 तक जितने भी लोग हैं, जून 2025 तक, क्योंकि जून में ही नए पहली बार एसआईआर की घोषणा हुई थी, तो जून 2025 तक इन सभी लोगों में से अगर वो पिछली सूची में शामिल अपने माता पिता से संबंध स्थापित कर देते हैं, बता देते हैं कि ये मेरे माता पिता हैं और उनका भी नाम उस लिस्ट में है। अभी तक 2003 की बात हो रही थी, अब 2025 की बात होने लगी। अमलेंदु जी केयर कीजिए, अभी तक 2003 की बात होती थी कि 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम है, आपके माता पिता का नाम है, तो आपका नाम हम यहां देंगे। अब आज पहली बार ये आ रहा है कि जून 2025 का जिक्र हो रहा है। पहली बार चुनाव आयोग कह रहा है कि जून 2025 तक अगर आपके माता पिता का नाम भी
उस सूची में है, यानी जो यहाँ पर मतदाता सूची जो है, वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो आपका नाम हम यहां शामिल कर लेंगे। केवल वो लोग जो संबंध साबित नहीं कर सकते हैं, उन्हें आधार कार्ड सहित वे 11 दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मेरा निवेदन है कि एसआईआर जांच का स्वरूप बहुत अलग है। ये कह रहे हैं कि मिलॉर्ड, एसआईआर जांच का स्वरूप बिल्कुल अलग है, यहां जो बताया गया है वो बिल्कुल गलत है, और केवल उन लोगों को हम लोगों ने कहा है कि आधार कार्ड सहित, यानी आधार कार्ड तो चाहिए। यहां बार बार चालाकी कर रहा है चुनाव आयोग, जो कहता है आधार, जबकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 11 नहीं बल्कि आप 12 दस्तावेज रखिए। और ये बात यही जो सीजेआई यहां बैठे हुए हैं, 2 जजों की बेंच है, खुद सीजेआई हैं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची, ये 2 जजों की बेंच यहां पर सुनवाई कर रही है। और इसमें से सीजेआई ने खुद कहा था कि इसमें आधार कार्ड चाहिए, और अगर आपने आधार कार्ड दे दिया तो दूसरे किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी बार बार कहा जा रहा है कि आधार कार्ड के साथ इन 11 में से एक दस्तावेज आपको देना जरूरी है, और यही यहां पर कहा जा रहा है कि ये दे दें, और नहीं तो जून 2025 तक अगर आपके पास कोई आपके माता पिता का नाम भी है, तो माता पिता के नाम को भी साबित कर दीजिए कि वो भी लिस्ट में हैं, आप भी लिस्ट में हैं, तो आपका नाम हटाया नहीं जाएगा। ये बात यहां कही जा रही है। जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि अगर आप साबित कर देते हैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। और ये भी कहा कि केवल उन्हीं लोगों को दस्तावेज देने हैं जिनका नाम, जो अपना संबंध किसी भी अपने संबंधी से साबित नहीं कर पाते हैं पिछली मतदाता सूची में, तो उनको ही 11 दस्तावेज आधार कार्ड समेत इनमें से कोई जो है वो आपको देना होगा। और ये जो है एसआई इंक्वायरी जो है वो बड़ी दूसरी तरीके से डिफरेंट है। ये भी बता रहे हैं कि जो और इंक्वायरी हैं उनसे थोड़ा अलग है ये एसआईआर जो है, ये बताने की कोशिश जो है वो द्विवेदी जी की तरफ से की जा रही है, यानी चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, ये एसआईआर दूसरों से डिफरेंट है, ये बताने की कोशिश। और यहां पर लेकिन जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसमें आधार कार्ड भी अब मांगा जा रहा है, यानी कंपलसरी तौर पर आधार कार्ड दीजिए। और इसके साथ साथ पहले ऑप्शनल था, अब जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि या तो आधार कार्ड या इन 11 दस्तावेजों में से एक, आइदर और की बात थी, या ये या वो, लेकिन यहां आइदर और नहीं बल्कि यहां पर कंपलसरी, नेसेसिटी ये बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर कहा जा रहा है कि आपको आधार कार्ड भी देना है और इन 11 में से कोई एक दस्तावेज देना है ये। लेकिन एक बहुत ही यहां पर शानदार बात सामने आई है, जिस पर हंसे या रोएं या तालियां बजाएं, क्या कहा जाए, लेकिन जून 2025 से पहले तक अगर आपके माता पिता का नाम इस वोटर लिस्ट में है, किसी भी वोटर लिस्ट में है जून 2025 से पहले, तो आप उस वोटर लिस्ट में शामिल होने के हकदार हैं। ये आज बताया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, जबकि अभी तक 2003 की बात होती थी कि अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम, आपके माता पिता का नाम है, तभी आपका नाम शामिल किया जाएगा, यानी आप ऑटोमेटिक जो हैं उसमें शामिल हो गए, ये माना जाएगा। अगर आपका या आपके पिता का, माता पिता का नाम 2003 में है, पहले ये बताया जा रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अगर आपका नाम जून 2025 तक की लिस्ट में है तो आपका नाम शामिल होगा। कैसे देखा जाए, यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनवाई उधर चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की ताजा तरीन, और इसमें भी इस एसआईआर से संबंधित घटनाक्रम पर हम बिल्कुल यहां पैनी निगाह रखे हुए हैं और उसी हिसाब से आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की रिपोर्ट छन छन कर जो वहां चल रही है और सुनवाई जो चल रही है वो आप तक हम सामान्य हिंदी में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं विश्लेषण के साथ। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए, यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि एसआईआर पर एक टेंशन बना हुआ है, और यही बात कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी कि ये तनाव देने का समय नहीं है। 1.25 करोड़ लोगों के जो नाम आ रहे हैं, काटे जा रहे हैं, या जिनको नोटिस भेजा गया है पश्चिम बंगाल में, उसको भी यहां पर शेल्टर देने की जरूरत है, ये बात। और उसमें भी क्योंकि उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि यहां तनाव में दिखाई देते हैं, वहां की जनता दिखाई दे रही है, इसलिए जरूरी है कि एसआईआर में थोड़ी सी ढिलाई होनी चाहिए। लेकिन क्या यहां पर ढिलाई की कोई गुंजाइश नजर आती है? राजीव जी, लगता तो नहीं है कि चुनाव आयोग जिस तरीके की दलीलें पेश कर रहा है उससे कि कहीं वो
ढिलाई देने को तैयार है या मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा करने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस तरीके की दलीलें आ रही हैं उससे तो राजीव जी यही लगता है कि दलीलें सिर्फ ये हैं कि किस तरीके से लोगों के नाम काटे जा सकते हैं और ये हम मतदाता का मतलब नागरिकता जांच रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए ये स्पष्ट तौर पर जो है कहा जा रहा है कि उनको ये सबूत देने वो सबूत देने ये सब कहा जा रहा है। और फिर कह रहे हैं द्विवेदी जी कि हमने जो है जो मतलब जो बहुत सारे जो हैं सबूत उनको अहमियत दी है, पर्याप्त सबूतों को अहमियत दी है। जब मैं कहता हूं कि हमने जून 2025 तक सभी को फॉर्म जारी कर दिए हैं तो हमने 2002 में उन सभी को सबूतों को अहमियत दी है। तीसरा हमने कहा है कि अगर आप अपना लिंक जोड़ सकते हैं तो किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। चौथा, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो 11 डॉक्यूमेंट्स BLO को भी हर दिन 50 फॉर्म जमा करने का अधिकार है। जी, ये सफाई दे रहे हैं। ये सफाई चल रही है। आप आदेश नंबर 1, आदेश नंबर 2, आदेश नंबर 3, आदेश नंबर 4 इस हिसाब से कि किसको क्या करना है। BLO की महती भूमिका हो जाती है, आप जानते हैं। लेकिन यहां पर BLO आत्महत्या कर रहे हैं, खुद की जान ले रहे हैं। यह खबर खासकर पश्चिम बंगाल से बहुत आई है, यह खबर मध्य प्रदेश से भी आई है, खबर राजस्थान से भी आई है, सब तरफ से आई है। राजस्थान में तो एक BLO ने साफ साफ कहा कि हमारे ऊपर 465 लोगों के नाम, वो भी अल्पसंख्यक, उनके नाम काटने का, हवा महल साइड के हैं वो रहने वाले जयपुर के हवा महल, आप जानते हैं, अगर जयपुर गए हैं आप तो हवा महल आपने देखा होगा, वहां के पास के ही हैं वो BLO। और उन्होंने कहा था कि जितना प्रेशर हमारे ऊपर है, दबाव डालने की कोशिश हो रही है, ऐसे में तो मैं जान दे दूंगा। ये बात उन्होंने कही थी झल्लाहट में और वो काफी वायरल भी हुए थे। अपने यहां भी वीडियो बना था और उस वीडियो को आप लोगों में से कई लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां अगर SIR पर धांधली हो या ना हो, लेकिन एक विश्वास की बात है। वो विश्वास कैसे यहां पर उत्पन्न होगा, कैसे सरकार चाहेगी कि विश्वास उत्पन्न हो, यह देखना बड़ा दिलचस्प है अमलेंदु जी। ये यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार एक विश्वास कायम करने में अभी तक तो फेल नजर आती है। बिल्कुल राजीव जी, सरकार विश्वास कायम करने में फेल नजर आती है। और द्विवेदी जी जो है वो ये एक स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि SIR में किसी भी स्टेज पर पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही कोई सबूत की वैल्यू है। हमें देखना होगा कि सबूत की वैल्यू किस हद तक जा सकती है। जब हम कहते हैं कि सभी को दिए गए इम्यूनरेशन फॉर्म, जिनमें जून 2025 की लिस्ट वाले भी शामिल हैं, यह दिखाता है कि हमने 2002 की लिस्ट को भी सबूत की वैल्यू दी है। यानी 2002 की जो लिस्ट है हमने उसको भी सबूत के तौर पर माना है। यह घर घर जाकर किए जाने वाला सर्वे है जिसमें पहले से भरे हुए फॉर्म हैं और उन्हें बस साइन करना है और BLO को उन्हें जमा करने का काम सौंपा गया है। फिर कहते हैं कि वहाँ यानी पश्चिम बंगाल में केस उठाकर उसे एक अलग स्थिति पर लागू करना बिल्कुल गलत है, जहाँ SIR पूरे तरह से अलग तरीके से किया जाता है। तो ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से अलग तरीके से किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं है। देखते हैं आगे क्या स्पष्टीकरण देते हैं कि बंगाल में अलग तरीके से SIR क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बंगाल में SIR अलग तरह से क्यों किया जा रहा है, ये इसके लिए क्या स्पष्टीकरण है, क्लैरिफिकेशन क्या है, ये देखने की कोशिश हम जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर द्विवेदी कह रहे हैं कि केवल वे लोग जो संबंध साबित नहीं कर सकते, उन्हें आधार कार्ड सहित वे 11 दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। और मेरा निवेदन है कि SIR का जांच स्वरूप बहुत अलग है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल में उस मामले को उठाकर उसे एक अलग परिदृश्य पर लागू करना, जहां SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरी तरह से अलग तरीके से किया जाता है, अत्यंत अनुचित है। ये बात यहाँ कही जा रही है राकेश द्विवेदी की तरफ से। राकेश द्विवेदी अपनी बात पर अडिग हैं, वो अपनी बात रखे जा रहे हैं और ये दिख रहा है कि राकेश द्विवेदी लेकिन कहीं ना कहीं फंसे हुए भी हैं अमलेंदु जी। राकेश द्विवेदी काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं राजीव जी। पूरा समय जो है वो ये बताने में व्यतीत कर रहे हैं कि हम जो SIR करा रहे हैं वो किस तरीके से करा रहे हैं और इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। भाई बहस इस पर है ही नहीं कि आप किस तरीके से करा रहे हैं और क्या डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। बहस इस पर है, और पहले कहा भी था सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कि आपको अपना सबमिशन अब ये देना है कि आपको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि नहीं है जी SIR कराने का। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी में बात होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी राजीव जी सब सुन रहा है। द्विवेदी जी कुछ भी प्रवचन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, जाने कहाँ क्यों सुना जा रहा है सब कुछ। देश का भी समय बर्बाद किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी। भाई सीधे सीधे पूछा जाए ना कि भाई इस सबसे कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है आपके पास, क्या आपके पास संविधान ने अधिकार दिए वो बताइए आप।
वो तो बताया नहीं है कि अभी तक कि आपको क्या संविधान ने अधिकार प्रदत्त किए कि आप SIR करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। इस पर राजीव जी मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी बात चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन चुनाव आयोग यहाँ राकेश द्विवेदी जो हैं वो पश्चिम बंगाल का जिक्र भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में उस मामले को उठाकर उसे एक अलग परिदृश्य पर लागू करना, जहां SIR पूरी तरह से अलग तरीके से किया जाता है, अत्यंत अनुचित है ये कह रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल क्या अनुचित काम कर रहा है ये बताने की कोशिश हो रही है। और साफ साफ यहां पर कह रहे हैं राकेश द्विवेदी की एक जहां पर ये बंगाल जहां एक FIR SIR पूरी तरह से अलग तरीके से किया जाता है, अत्यंत अनुचित है क्योंकि अलग तरह से होता है। अब कौन अलग कर रहा है? राज्य सरकार तो कर नहीं रही है। SIR की प्रक्रिया यहाँ से चल रही है, दिल्ली से चल रही है और राज्य सरकार को पहुँचाया गया है, वहाँ कहा गया है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, वो ध्यान दे रहा है। राज्य सरकार के पास ये डाटा इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या अनुचित क्या गलत है ये बताना ज़रूरी है। और दूसरी बात कि यहाँ अगर द्विवेदी कह रहे हैं, द्विवेदी अपने ढंग से जो बातें लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से पूरा का पूरा इस केस को मोल्ड करने की कोशिश, जिसमें संवैधानिकता का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई खतरा नहीं है और सीधे सीधे चुनाव आयोग ने जो काम किया है संवैधानिक दायरे में किया है, ये साबित करने के लिए कुछ कुछ दलीलें ऐसी आ रही हैं जो बेवजह हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राजीव जी, जो दलीलें हैं वो एकदम बेवजह दिखाई पड़ती हैं। हालांकि ये तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि दलीलें उनको बेवजह लगती हैं नहीं लगती हैं, या कि उनकी दलीलें ठीक ठाक हैं। चूँकि ये हमारा मतलब डोमेन है भी नहीं कि हम क्या बताएं, लेकिन जो एक लगता है पत्रकार के नाते और एक आम नागरिक के नाते कि सुप्रीम कोर्ट का समय जो है बर्बाद किया जा रहा है, वो यहाँ पे दिखाई पड़ता है राजीव जी, उसको हम लोग को लग रहा है। और द्विवेदी कह रहे हैं कि मैं मीलॉट से अनुरोध करता हूँ कि वे इस बात पर विचार करें कि संसद और चुनाव आयोग एक सहजीवी संबंध है। ये अधिनियम और नियम है जो संसद बनाती है, वे सहजीवी संबंध में। अब आ गए इसी बात पर कि ये सहजीवी संबंध है, संसद नियम बनाती है, तो आपने इम्यूनेशन फॉर्म क्यों बना दिया? अब आ गए राजीव जी यहाँ इस बात पे। मुझे लगता है कि यहाँ जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकीलों को कहना चाहिए कि इनको ऑन रिकॉर्ड लीजिए कि ये इनको अधिकार नहीं है कानून बनाने का, और ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। फिर जो है संविधान के अनुच्छेद 327 का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अभिव्यक्ति संविधान की सीमाओं के अधीन संसद पर भी प्रतिबंध लगाती है। अब दूसरी तरफ आ गए, अब संसद पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं कि संसद पर भी प्रतिबंध लगाती है, यानी चुनाव आयोग अब संसद से बड़ा हो गया। ये तो उल्टी बात शुरू कर दी। कह रहे हैं कि अब जो है अभिव्यक्ति जो है वो संविधान की सीमाओं के अधीन संसद पर भी प्रतिबंध लगाती है। ये जो है वो द्विवेदी साहब कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि द्विवेदी साहब यहाँ पर जो बातें कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन संसद की दुहाई दे रहे हैं और संसद और चुनाव आयोग एक ही ऑलमोस्ट है, ये भी बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग की दलीलें यहाँ पर कितनी चुनाव आयोग की दलीलें यहाँ पर कितना ज़्यादा फिट बैठती हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना। लेकिन अमलेंदु जी, SIR पर बड़ी सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, 2 जजों की बेंच, और ये SIR पिछले 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। ये SIR पे अब फरवरी आने को है, जुलाई में पहली 10 जुलाई को पहली सुनवाई हुई थी और सोच लीजिए 6 महीना बीत चुका है 10 जनवरी को, और 10 जुलाई से 10 जनवरी 6 महीना, और अगला महीना शुरुआत हो चुकी है उसकी। अब यहाँ पर बहुत अलग अलग ढंग से हम SIR पे कई अलग अलग वकीलों को देख भी रहे हैं आते हुए, इसमें दलीलें पेश करते हुए। एक लंबी चौड़ी बहस हो गई है SIR पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए यहाँ पर अब फैसला क्या आता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच बहुत सारी चीजें परिवर्तित भी हुई हैं, उन परिवर्तनों पे भी बात करेंगे। लेकिन SIR में और क्या कुछ है अमलेंदु जी? हाँ राजीव जी, वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नियम नहीं बना सकते कि जो हमें जो मतलब कि कोई नई फाइल नहीं होगी। ऐसी कई स्थितियां हो सकती हैं जहां चुनाव आयोग को दखल देना पड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कामों का एक बहुत बड़ा भंडार है, उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों तरह के काम शामिल हैं। इसी तरह हम ये नहीं कह सकते, यानी चुनाव आयोग ये नहीं कह सकता कि हमारे पास जो चाहे करने की आज़ादी है। मोहिंदर सिंह गिल चुनाव आयोग के लिए स्थितियां बताते हैं, लेकिन सभी स्थितियों पर विचार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 324 में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, इसमें प्रशासनिक और न्यायिक कार्य शामिल हैं। ये उनका कहना है।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 326 327 का जिक्र बार बार आ रहा है, लाल बाबू हुसैन का जिक्र भी आ रहा है, 324 का जिक्र भी आ रहा है। ये सारी बातें आएंगी और बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें आना भी चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या SIR को गैर संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट घोषित करेगा? अगर घोषित करता है, नहीं करता है, लेकिन इस बीच 5 राज्यों के चुनाव सामने हैं, सिर पे हैं, और उससे पहले SIR की प्रक्रिया 12 राज्यों में चल रही है और एक राज्य बिहार में SIR की प्रक्रिया खत्म हो गई। जैसे चुनाव खत्म हुआ वैसे ही वहां की सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब कैरी फॉरवर्ड वही सारी चीजें उन 5 राज्यों पर ज्यादा हुई हैं जिन 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से SIR जो है वो असम में नहीं करवाया जा रहा है। अब असम में पहले ही SIR हो चुका है और अब SIR की जगह पर वहां पर SR करवाया जा रहा है। तो SIR नहीं करवाकर SR करवाना यहां पर असम को कहीं ना कहीं आप बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में SIR करवाना, फिर उधर बिहार में, मध्य प्रदेश में, इन तमाम राज्यों में SIR के मायने क्या हैं और इसका कितना, और इसके अलावा तमिलनाडु में भी, केरल में भी और दूसरे राज्यों में भी जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले समय में, ये भी देखते हैं। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस सुनवाई को भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, इसको हम पहुंचा रहे हैं। और अब जो उन्होंने एक और बात कही है राजीव जी, वो एक तरीके से कहा जाए कि उन्होंने याचिकाकर्ताओं की जो दलीलें हैं उस पर कहा जाए तो उस पर उन्होंने मोहर लगा दी है। और उनका कहना है कि हमारा, द्विवेदी जी का, कि हमारा SIR का ऑर्डर नेचर में लेजिस्लेटिव है। ध्यान से, हमारा SIR का ऑर्डर नेचर में लेजिस्लेटिव है। इसमें सिद्धांतों और डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा सेट दिया गया है। यह पूरे देश पर लागू होने वाला एक जनरल ऑर्डर है सिवाय असम केस के। यानी आपने ये स्वीकार कर लिया कि आपका जो है, आपने लेजिस्लेटिव की शक्तियां आपने हासिल कर ली हैं और आपने लेजिस्लेटिव नेचर में ये ऑर्डर जारी किया है राजीव जी, जबकि चुनाव आयोग लेजिस्लेटिव संस्था नहीं है जी। यही आपत्तियां दर्ज की गई थी कि आपने संसद की शक्तियों का अपहरण कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, संसद की शक्तियों का अपहरण कर लिया है आपने, ये यहां पर बताया जा रहा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे आज का, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में SIR जो है वो कहां तक, कितना आगे मददगार साबित होता है बीजेपी का, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। SIR पर लगातार सुनवाई जारी है और उस सुनवाई को लेकर हम आप तक पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ द्विवेदी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में उस मामले को उठाकर उसे एक अलग परिदृश्य पर लागू करना जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है, जो गलत है, सरासर गलत है। लेकिन ये भी यहाँ पर, लेकिन ये नहीं माना जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन गलत है। ये मानने की कहीं से भी हिम्मत नहीं हो रही है। और न ही ये इसे हठधर्मिता कहते हैं, हेठी जिसको कहते हैं, कि नहीं जी हम हठी बने रहेंगे क्योंकि हम हैं, हम ही जो हैं सो हम हैं, अहम ब्रह्मास्मि जैसे कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में उस मामले को उठाकर उसे एक अलग परिदृश्य पर लागू करना, और जहां SIR की तरह से अलग तरीके से किया जा रहा है, वो पूरी तरह से अलग तरीके से किया जा रहा है, इसकी बात भी हो रही है। तो अलग अलग यहां पर राकेश द्विवेदी अपनी बात कर रहे हैं। अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, राकेश द्विवेदी जो बात कर रहे हैं वो एक तरीके से कहा जाए कि याचिकाकर्ताओं की जो दलीलें हैं उनको ही राजीव जी एक तरीके से स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। और अब वो जो है उन्होंने जो रिटर्न सबमिशन दिया है उसको पढ़कर सुना रहे हैं कि उनकी लिखित दलीलें क्या हैं राजीव जी। तो ये अब वो बता रहे हैं। और जो खासतौर से उन्होंने बातें कही है वो यह कहा है कि भाई धारा 324 जो है इसके फंक्शंस बहुत बड़े हैं और हमारा जो है ये उसमें फंक्शंस जो हैं वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों तरीके के हो सकते हैं। और हमारा ऑर्डर जो है वो एक तरीके से कहा जाता है कि ये बिल्कुल जो है वो लेजिस्लेटिव नेचर का है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। जी, लेजिस्लेटिव की बात हो रही है और कानून की पूरी कानूनी प्रक्रिया और कानून बनाने का काम जो है वो संसद का है और उस पर मुहर राष्ट्रपति लगाती हैं। फाइनल मुहर, वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है और उस कानून को बाकी लोग जो हैं वो कार्यपालिका और विधायिका
खासकर कार्यपालिका जो है वो उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन अब यहाँ पर रेफर कर रहे हैं, एक रिटर्न सबमिशन यहाँ पर दिया जा रहा है राकेश द्विवेदी की तरफ से। अमलेंदु जी, रिटर्न सबमिशन है राकेश द्विवेदी की तरफ से, और उस सबमिशन में क्या क्या है वो अभी तत्काल तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर राकेश द्विवेदी अपनी बात यहाँ रख रहे हैं। और द्विवेदी कह रहे हैं कि हम ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ये नहीं चाहते हैं कि हमें जो चाहे करने का अधिकार है। मोहिंदर सिंह गिल इसी ECI के लिए परिस्थितियां बताते हैं, लेकिन सभी परिस्थितियों पर विचार नहीं किया जा सकता, ये कह रहे हैं राकेश द्विवेदी। और इसके बाद राकेश द्विवेदी 324 में कहते हैं कि अनुच्छेद आर्टिकल 324 में बहुत व्यापक शक्तियां हैं, इसमें प्रशासनिक और न्यायिक कार्य शामिल है। और इसके बाद कहते हैं कि हमारा SIR आदेश विधायी प्रकृति का है, यानी कानूनी प्रकृति का है ये, और इसमें सिद्धांतों और निर्धारित दस्तावेजों का एक पूरा सेट दिया गया है। ये एक सामान्य आदेश है जो असम मामले को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है, ये बात कही जा रही है राकेश द्विवेदी की तरफ से। चुनाव आयोग की तरफ से, यानी ये कहा जा रहा है कि असम को छोड़कर बाकी पूरे देश में लागू होता है। तो असम में लागू क्यों नहीं होता है, तो उसका भी बता दिया था कि वहाँ चूँकि NRC हो चुकी है, इसलिए वहाँ नहीं करा रहे हैं। तो यानी राजीव जी, असम में आप नहीं करा रहे हैं SIR, चूँकि वहाँ NRC हो चुकी है, तो इसका मतलब NRC का काम आप पूरे देश में कर रहे हैं एक तरीके से। और ये सवाल पूछा भी गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्या आप नागरिकता जांच रहे हैं। नागरिकता जांचना गृह मंत्रालय का काम है, आपका काम नहीं है, आपको ये काम नहीं करना है। तो ये, लेकिन यहाँ दलील दी जा रही है, चूँकि हम अगर एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो पिछली तारीख पर यही दलील दी गई थी राजीव जी, कि अगर हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ भी हमको कागज़ दिखाना पड़ता है, हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ भी हमको कागज़ दिखाना पड़ता है, हम रेल में यात्रा करते हैं तो वहाँ भी हमें कागज़ दिखाना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ भी कागज़ दिखाना है। ये दलील एक तरीके से दी गई है। बिल्कुल, दलीलें दी जा रही हैं, दलीलें अपनी जगह पे दी जा रही हैं, लेकिन इन दलीलों पर कितना अमल करेंगे जब फैसला सुनाएंगे यहाँ पर दोनों जजों की जो बेंच है वो फैसला जब सुनाएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस फैसले में क्या कुछ निकल के आता है ये भी देखना दिलचस्प है। इंतजार तो मुझे फैसले का है अमलेंदु जी, कि यहाँ पर फैसला क्या आता है, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का वक्त और सिर्फ सुनवाई में चला गया है। एक रहता कि चलो जी आज तारीख दे दी गई और सुनवाई नहीं हुई, फिर 4 महीने बाद सुनवाई हो रही है, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां दूसरे ढंग से बदली हुई नजर आती हैं। और SIR को लेकर कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में एक संदेह है, एक शंका है, उसको दूर करते हुए यहाँ चुनाव आयोग नजर नहीं आता, और न ही दूर करते हुए करने की कोशिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट नजर आता है। एक लंबी बहस चल रही है और एक ही बात को कई बार रिपीट भी करते हुए हम लोगों ने सुना, देखा, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उस पर। तो इसीलिए SIR इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको चुनौती दी गई है। मगर इसका ऑलरेडी कार्यान्वयन भी चल रहा है। कार्यान्वयन इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर राज्यों के चुनाव हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो बहुत कुछ एक दूसरे से लिंक्ड हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि SIR अगर गैर संवैधानिक घोषित हो जाता है, अगर SIR के बारे में कहेंगे कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस, ये प्रक्रिया गैर संवैधानिक थी या गैर संवैधानिक है, तो क्या बिहार का चुनाव कैंसिल होगा? ये एक बड़ा सवाल है अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, ये सवाल है कि बिहार का चुनाव कैंसिल होगा। अगर सवाल तो ये भी है राजीव जी कि कैंसिल होने की तो बात है ही, अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देता है कि SIR कराना वैध नहीं है, तो इसके आधार पर जो बिहार में सरकार बन गई है, क्या वो सरकार बर्खास्त होगी? ये भी तो सवाल है फिर, कि वो सरकार तो अवैध होगी और पुरानी लिस्ट पे होगी। और मज़े की बात ये राजीव जी कि बिहार में तो जनवरी 2025 में ही ये SR करा के चुके थे, स्पेशल मतदाता जो था सूची अद्यतन कर चुके थे, और अब जो है वो इसके बाद उन्होंने वहाँ SIR करा दिया। तो अभी SIR को लेकर जो है सवाल यहाँ काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं, और इस समय दोनों जज साहिबान जो है उनका रिटर्न सबमिशन जो है उसको पढ़ रहे हैं राजीव जी, देख रहे हैं। बिल्कुल, रिटर्न सबमिशन, ये दोनों उसका रिटर्न सबमिशन यहाँ पर देख रहे हैं। और
कि उन्होंने दिया क्या है, लेकिन बहुत मजेदार है यहाँ पर ये पूरा का पूरा मामला। 1951 की बात की जगह पे कह रहे हैं कि नहीं, हमको यहाँ 1950 पे ही हम SIR करवा रहे हैं। 50 पे मतलब ये एक अपने आप में हास्यास्पद है। आप देखिए, अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वहीं पर जो चल रहा है रिटर्न सबमिशन जो दिया गया है, जॉय माल्या बागची उसको बहुत गौर से पलट रहे हैं, और इधर जो आप स्क्रीन पे लाइव देख रहे हैं कि वहां पर चल क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठी हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जॉय माल्या बागची दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और कुछ इसमें दोनों के बीच कुछ बातचीत चल रही है। और इधर राकेश द्विवेदी अपनी तैयारी कर रहे हैं किए हुए, और यहां पर खड़े होकर अपनी बात रखने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश द्विवेदी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहां अपनी दलील पेश कर रहे हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील के रूप में अपनी दलील दे रहे हैं यहां पे। और इन दलीलों में कितना अपने प्रभावित कर पाते हैं, कितना यहां पर अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं, कितना तथ्यों के आधार पर अपनी बातें यहां पर पुष्ट रूप से रख सकते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में जब फैसला आएगा तब। लेकिन एक बहुत ही गंभीर मसले पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा, और वो भी आज से नहीं बल्कि 7वां महीना चल रहा है। तब बिल्कुल से 10 जुलाई को पहली जो थी राजीव जी याचिका पे सुनवाई हुई थी, और उसमें इंटरिम ऑर्डर भी उस पर आया था। और अब जो है इस पर क्या आगे सुनवाई चल रही है। और आपको याद होगा कि जब इस पर सुनवाई शुरू हुई बीच में, बाद में बिहार चुनाव के बाद, तब फिर ये एक दिन बताया गया था कि जो उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ चूँकि सफोकेशन हो रहा है और प्रदूषण बहुत है, तो इसलिए वो अपना सबमिशन नहीं दे पाए राकेश द्विवेदी जी, फिर वो बाद में करेंगे। तो अब समझ में आ रहा है कि वो बाद में उन्होंने क्यों सबमिशन दिया अपना, ये भी समझ में आ रहा है कि उस दिन तबीयत ख़राब थी, हो सकता है वास्तव में तबीयत ख़राब हो और सफोकेशन ज़्यादा हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और उस पर द्विवेदी जी जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। चुनाव आयोग क्या चाहता है और क्यों SIR करा रहा है और उसको क्या शक्तियां हासिल हैं, इसको लेकर द्विवेदी जी अपनी बात रख रहे हैं और प्रवचन भी अच्छे ढंग से दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, राकेश द्विवेदी अपनी बात रख रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से राकेश द्विवेदी अपनी बात रखते हुए, और राकेश द्विवेदी यहाँ पर आर्टिकल 324 का हवाला दे रहे हैं। आर्टिकल 324 का हवाला दे रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग की शक्तियों का, चुनाव आयोग के गठन की बात कही गई है और शक्तियों की बात कही गई है, और उसी का जिक्र यहाँ पर, उसी का हवाला देते हुए यहाँ राकेश द्विवेदी नजर आते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आखिर क्यों यहाँ पर इतना जिद पर अड़ा हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दस्तावेजों की बात आती है तो आप बहुत धीरे से आप बोलते हैं कि आधार कार्ड, लेकिन उसके अलावा इसमें से एक कोई और भी चाहिए होगा, और बहुत सारी बातें इनकी कोर्ट इग्नोर करता हुआ भी नजर आता है, जहां पर कोर्ट को मेंशन करना चाहिए कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा। और चूंकि ये चीज ऑलरेडी चल रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो इसमें जितनी हड़बड़ी दिखानी चाहिए थी उतनी हड़बड़ी दिख नहीं रही है। हम हाँ बिल्कुल दिख रही है, और कई बार तो ये कह दिया गया कि हम पहले जरूरी मामले सुनेंगे उसके बाद इसको सुनेंगे। 2-3 बार तो राजीव जी ऐसा हुआ कि पहले हम जरूरी मामले सुनेंगे, तो जरूरी मामला इसको नहीं समझ रहा है सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब यही समझा जाए जी कि भाई ये जरूरी मामला नहीं है, इस पर तो कभी भी बात हो सकती है। और आप देखिए कि बिहार चुनाव से राजीव जी काफ़ी पहले ये याचिका जा चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में। 10 जुलाई को इस पर पहली सुनवाई हुई, 24 जून का चुनाव आयोग का ऑर्डर है, और उसी समय इस पर रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन उसमें ढील पे ढील, समय पे समय उस चुनाव आयोग को मिलता रहा। और यहाँ अभी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर बहस जारी है कि आपको संविधान में अधिकार प्राप्त है कि नहीं है, और उधर चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया पूरी करके, लेकिन एक लंबे वक्त से, आप देखिए स्क्रीन पे, एक लंबे वक्त से दोनों जज आपस में बात कर रहे हैं। जी। दोनों जज आपस में बात कर रहे हैं लंबे वक्त से। ये एक इम्पॉर्टेंट है। जरा मैं चाहूंगा कि अगर इसको फुल स्क्रीन एक बार दिखा दें कि चल क्या रहा है, थोड़ा सा फुल स्क्रीन दिखा सकते हैं तो कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है, ये जो हम लोग देख रहे हैं उसको अगर दिखा सकते हैं, मैं अपनी टीम से कहूंगा हम लोगों को हटा के दिखा सकते हैं। 1951 Act, same Act, and 64. 58 I placed, Section 64 capital A. Destruction, loss, etc. of ballot papers at the time of counting. First one was polling station, this was counting. If at any
time before the counting of votes is completed, any ballot papers used at a polling station or at a place fixed for the poll are unlawfully taken out of custody of the returning officer, or are accidentally or intentionally destroyed or lost, or are damaged or tampered with to such an extent the result of poll at that polling station or polling place cannot be ascertained, the returning officer shall forthwith report the matter to the commission. And then subsection 2 is just like 58 says that it can be cancelled. What is to be marked is that polling station so the controversy raised in this case was that how could the election commission cancel the whole election? It's only at that polling station. Something similar argued regarding 21(3). It says constituency or part. How can it be all the constituencies of the state? So this court has in this case held that even if you construe this in a limited manner, then 324 is there available. For it doesn't stand to reason that if you can cancel it on this ground of one polling station, if the malady exists in more than one polling station, then you can't cancel the whole. His application of mine should be there that the same vitiating factor permeates all the polling stations or booths where the cancellation is being. Depends on the purpose of the exercise is to revise it under an SIR scheme. Then instead of issuing 254 separate orders, there has to be a common order. If you issue only for one SIR, then you will say that discrimination. तो सुन रहे हैं आप यहाँ पर साफ साफ 324 का हवाला दे रहे हैं, आर्टिकल 324 का हवाला देते हुए, और बताया जा रहा है बार बार कि हम यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। लाल बाबू हुसैन का मामला साफ साफ यहाँ पर दे रहे हैं, और उसमें भी लाल बाबू हुसैन का जो केस है 3 जजों की बेंच ने यहाँ पर उसका फैसला सुनाया था। 90s की बात है, वो 1990 यानी 90 के दशक में ये फैसला आया था, जिस फैसले में ये बताया गया था कि आप किसी का भी नाम, क्योंकि लाल बाबू हुसैन का नाम काट दिया गया था उनको बिना बताए हुए, वो आए, केस उन्होंने किया, फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट आए, 3 जजों की बेंच ने उस पर सुनवाई की, और तीनों जजों की बेंच ने ये माना सर्वसम्मति से कि किसी का भी नाम काटने से पहले, जो 1951 का एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उस एक्ट के आधार पर लाल बाबू हुसैन का नाम नहीं काट सकते जब तक कि उनको बताया न जाए। इत्तला करनी होगी पहले, उसके बाद आप उसकी छानबीन होगी, उनसे पूछताछ करेंगे, उनको साबित करने की कोशिश करेंगे, वो अपनी नागरिकता साबित करें, और उसके बाद आप नाम काटेंगे। लेकिन जिसका नाम एक बार जुड़ गया है तो काटना उतना आसान नहीं है, और इस बारे में हम लोग भी कई बार इसी मंच से इस पर जब सुनवाई हुई है तो ये बात हम लोग कई बार कह चुके हैं। लेकिन होता यह है कि बार बार वही बात यहां पर दोहराई जाती है, और दोहराने की नौबत इसलिए आती है क्योंकि अब चुनाव आयोग अपनी बात रख रहा है, और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, जो हठधर्मिता कहते हैं ना, कि हठीपन, जो बिल्कुल नहीं जी हम जो चाह रहे हैं वही करेंगे। इसलिए क्योंकि लाल बाबू हुसैन का, और सबसे शुरुआत में ही इन्होंने कहा कि 1951 के एक्ट के आधार पर लाल बाबू हुसैन का फैसला आया था, लेकिन हमने जो SIR करवाया है वो 1950 के आधार पर करवाया है। आप आगे बढ़ते हैं कि पीछे खिसकते हैं। अब कोई ये कहे कि नहीं जी हमने जो करवाया है वो 1923 के आधार पे करवाया है, 1923 के आधार पे करवाया है, जब अंग्रेजों का राज था हमारे देश में। ये कोई बात होती है? अंग्रेजों के राज के समय भी ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया गया था, नाम भले दूसरा रहा होगा लेकिन वो था, और उस समय भी ये जो वोट देने का अधिकार, ये तमाम चीजें जिस भी ढंग से की गई। लेकिन 1923, 1950, 1951, 1960
1970, 80 अलग अलग दशकों में, 90, 91 इन सब में यहाँ चुनाव सुधार पे और इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सुधार किया गया। 1950 में सुधार किया गया है। जैसे जैसे वो सुधार हुआ है वैसे वैसे आप आखिरी जो नियम है उसमें पुराने को लेते हुए उसको जोड़ा गया है। अब आप कहेंगे कि नहीं जी 370 जो आर्टिकल 370 को वहां उसमें से कई प्रावधानों को निकाल दिया गया है और जिस पर यहां नरेंद्र मोदी की सरकार बल्ले बल्ले करती है कि हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया, और जिसको भी पूरी तरह से हटाया नहीं है। धारा 370 जिसको आर्टिकल धारा कहते हैं, दैट इज नॉट धारा, दैट इज नॉट कोड, पिनल कोड, दैट इज आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 पूरी तरह से आप आज भी खत्म नहीं किए हैं, लेकिन आप बल्ले बल्ले करते हैं, अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं। तो वही बात यहां पे अब कोई ये कहे कि नहीं जी आर्टिकल 370 जो पहले वाला था हम उस पर ये फैसला ले आते हैं, कैसे लेके आओगे आप? तो उसमें से कुछ चीजें हटा दी गई हैं। वैसे ही ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 उसमें से चलिए ठीक है ये एक्ट है, ये आर्टिकल नहीं है चुनाव इसका अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन आर्टिकल में भी बदलाव तो होते हैं ना। 324, 325, 326 आर्टिकल, 327 जिसका हवाला बार बार दिया जा रहा है यहाँ पे अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, इसका बार बार हवाला दिया जा रहा है और ये जो अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर दलील दी थी और उन्होंने यही कहा था कि जो संविधान का अनुच्छेद 327 है वो संसद को शक्तियाँ देता है कानून बनाने की। कानून बनाने की शक्तियाँ 324 से 326 के बीच में चुनाव आयोग को नहीं है। चुनाव आयोग को चुनाव कराने की आज़ादी है, निष्पक्ष स्वतंत्र पारदर्शी चुनाव कराने का उसका दायित्व है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। फॉर्म 6, 7 और 8 जो भी फॉर्म है वो संसद से कानून द्वारा पास किए गए हैं। इम्यूनरेशन फॉर्म जो है वो चुनाव आयोग ने खुद बना लिया है और ये बात चुनाव आयोग की तरफ से द्विवेदी जी ने स्वीकारी भी कि हमारा जो SIR का ऑर्डर है वो नेचर में लेजिस्लेटिव है। ये उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि यानी आपने संसद की शक्तियों का अतिक्रमण किया है। ये साफ तौर पर देखा जाए राजीव जी, ये सबमिशन एक तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर न्यायमूर्ति जस्टिस जोय माल्या बागची कह रहे हैं कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर लोकतंत्र के इतिहास को देखते हैं तो ये एक अभिजात वर्ग का लोकतंत्र था, संपत्ति वाले लोगों को ही वोट देने की अनुमति थी, इसीलिए हमारा संविधान वास्तव में उसकी नकल नहीं करता है बल्कि ये लोकतंत्र का विस्तार करता है और इसे सभी के लिए भाईचारे का दर्जा देता है। और जैसा कि मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान में अंतर्निहित है। यानी साफ साफ यहां कहा जा रहा है कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पुराने जमाने के लोकतंत्र की बात करते हैं, इतिहास के लोकतंत्र की बात को देखते हैं इतिहास में, तो वो एक हाई प्रोफाइल लोगों का एक लोकतंत्र होता था। उसमें वही लोग वोट देते थे, उसमें गरीब, दलित, वंचित, दमित, अल्पसंख्यक ये नहीं देता था वोट, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था में आप देख लीजिए कि कैसा था। यहां पर अगर 4 वर्णों में बांटा गया जो पुराने रिवाज के हिसाब से, उसके बाद जो जाति की बात आती है उसके बाद से, जिसमें आप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र की बात करते हैं, तो इन सबके साथ कितना ज्यादा यहां घृणापूर्ण ढंग से देखा जाता था और बराबरी का कोई हक नहीं था। हमारा संविधान लेकिन बराबरी का हक देता है, हमारा लोकतंत्र उसी की तरफ बढ़ता है। और इसीलिए यहां पर कह रहे हैं, जस्टिस बागची ने बहुत बड़ी बात कही है यहां पे अमलेंदु जी, कि हमारा संविधान वास्तव में उन लोकतंत्र का की नकल नहीं करता है, ये लोकतंत्र का विस्तार करता है, इसमें सभी वर्ग के लिए भाईचारे का दर्जा देता है। और यहां पर सूर्यकांत को भी लपेटा है उन्होंने, कायदे से लपेटा। और राजीव जी, ये जो एक एजेंडा चलाया जाता है कि हमारा संविधान जो है वो कॉपी कर लिया गया है और हमारा जो है वो दूसरी जगहों से कॉपी किया गया है, उसकी भी हवा निकाली है। चूंकि RSS ने तो साफ तौर पर कहा था कि ये कई जगहों का उठा करके जो कॉपी कर लिया गया है हमारा संविधान, इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है।
ये कहा गया था। तो ये उसका भी, उस एजेंडे का भी एक तरीके से जवाब लगता है। और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चूंकि आ रहा है राजीव जी, हालांकि कल जो था जस्टिस सूर्यकांत ने एक बहुत अच्छा भाषण दिया कि नए वकील जो आ रहे हैं उनको क्या सीखना चाहिए और क्या करना चाहिए। थ्योरी के तौर पे बहुत अच्छा भाषण जस्टिस सूर्यकांत का कल का राजीव जी समझा जा सकता है, जिसकी ब्रेकिंग में हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि उन्होंने नए वकीलों के लिए क्या संदेश दिया। और इससे पहले भी वो एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में साफ तौर पर कह चुके हैं कि संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता, संसद भी संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, क्योंकि केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की खंडपीठ का फैसला आ चुका है। तो इसलिए संविधान का मूल ढांचा जो है उसमें संसद भी बदलाव नहीं कर सकती। तो ये राजीव जी वैधानिक तौर पर और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। तो इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है SIR, उसको संविधान से और संसद से उसको ये शक्तियां हासिल नहीं हैं कि वो SIR करा सके। और यही तर्क याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिए गए हैं। इसकी काट चुनाव आयोग को करनी है और ये बताना है कि संविधान ने उसको जो शक्तियां दी हैं, क्या उन शक्तियों के तहत वो SIR करा सकता है, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। और ये नहीं बताया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या किस अधिनियम के तहत आपको SIR कराने का अधिकार हासिल है और आप इम्यूनेशन फॉर्म या अपने नियम कानून खुद बना सकते हैं। इसका कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक राजीव जी नहीं आया है, हमको ऐसा लगता है। जी जी जी, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ जब संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता, ये बात कह रहे हैं जस्टिस। और केशवानंद भारती केस में ये तो ऑलरेडी फैसला है, एक नहीं बल्कि 13 जजों का फैसला है। और इससे बड़ा वो बड़ी बेंच नहीं है अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में। तो 13 जजों की बेंच का फैसला और उस फैसले के आधार पर संविधान के मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मूल ढांचे में परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है, यह साफ दिखाई देता है। और लोकतंत्र हमारा क्या है, सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए भाईचारे को यहां उत्पन्न करते हुए, भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए यह हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान उसमें एक सहायक भूमिका निभा सकता है। यह यहां कही जा रही बात जयमाल्या बागची की तरफ से। और इसलिए यहां इंपॉर्टेंट है कि जब राकेश द्विवेदी यहां जिस ढंग से और सुप्रीम कोर्ट में जिस ढंग से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी दलीलें पेश कर रहा है, तो उसमें साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी जिद है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देता है उस आदेश का भी अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण आधार कार्ड का है। आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में रखा गया है, न कि आधार कार्ड को 11 दस्तावेजों के साथ जोड़ा गया है। आप दो बातें अलग अलग समझिए। 11 दस्तावेजों में से यहां बार बार इलेक्शन कमीशन के वकील राकेश द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि 11 दस्तावेजों में से कोई एक और साथ में आधार कार्ड, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लिखाया है। और आपसे अगर कोई मांगे तो आप सुप्रीम कोर्ट के और ऐसे भी ऑर्डर आप नहीं हो तो हमसे ले लीजिए, और या कोई भी वकील आपको दे देगा। आपसे अगर कल को कोई मांगे, अगर आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं जहां SIR की प्रक्रिया नहीं चल रही है और आने वाले समय में होगी, और आपसे BLO कहता है कि आधार कार्ड के साथ साथ कोई और डॉक्यूमेंट दो, तो आप उनके मुंह पे फेंकना कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें कहा गया है कि 11 नहीं बल्कि 12 दस्तावेज होंगे। 12 में से कोई एक दस्तावेज जिसमें से एक आधार कार्ड भी होगा। इस आधार कार्ड को अगर आप किनारे रख रहे हैं, और इसीलिए यहां अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। और सुप्रीम कोर्ट में ही बार बार राकेश द्विवेदी इस बात को कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की बेंच है वो इस पर चुप रहती है। यह भी समझ से परे है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, ये काफ़ी समझ से परे है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का अपना अधिकार क्षेत्र है कि वो किस पे चुप रहे और किस पे जवाब लें और जवाब दें। हालांकि कल जो आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बंगाल के SIR के संबंध में, वो एक तीखा तमाचा चुनाव आयोग के मुंह पर समझा जा सकता है कि उनको वो जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली जो लिस्ट है वो सार्वजनिक करनी पड़ेगी और सब जगह लगानी पड़ेगी लिस्ट की किसके आपने शामिल किए। लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग लगाएगा, उसको आदेश को मानेगा? चूँकि आधार कार्ड को लेकर जब 4 बार आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तब भी उसने नहीं माना। और फिर आखिर में बहुत सख्त लहजे में जब आदेश देना पड़ा चुनाव आयोग को, तब जाकर उसको माना गया। उसके बाद भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि चुनाव की आधार कार्ड के नाम पर कोई नाम जो है लिस्ट में शामिल किया भी गया है कि नहीं किया गया है।
ये भी है राजीव जी। और जब सख्त लहजे में चुनाव आयोग ने आदेश दिया था, उसके बाद ज्ञानेश कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें बताने लगे कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, पते का पहचान पत्र नहीं है, ये आधार का अधिनियम कहता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किनारे रखकर आधार का अधिनियम क्या कहता है, ये जो थे वो ज्ञानेश कुमार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे थे। और कपिल सिब्बल ने, राजीव जी आपको याद होगा कि कहा भी था कि इन पर अवमानना का होना चाहिए, चूंकि ये लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट और कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और ऐसे तमाम वकील, प्रशांत भूषण, इन सब ने कई बार अलग अलग ढंग से ये बताने की कोशिश की है कि इलेक्शन कमीशन कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहा, अवहेलना कर रहा है। लेकिन यहाँ अब ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक पे है कि किस पर वो सख्त हो, किस पर न हो। लेकिन पिछले दिनों पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ का जो बयान आया है वो भी बहुत ही शानदार बयान है और उस पर भी अमल होना चाहिए, जिसमें उनसे पूछा गया कि उमर खालिद को जमानत अभी तक नहीं दी गई है और इस बार फैसले में 7 में से 5 को जमानत दी जाती है, 2 को जमानत नहीं दी गई है। और इतना ही नहीं, कहा गया है कि 1 साल तक ये जमानत की याचिका भी दाखिल नहीं कर सकते हैं। इस पर क्या कहना आपका? तो उन्होंने भी कहा है कि जमानत नियम है और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि अगर सुनवाई में देरी होती है तो जमानत नियम है। और मैंने अपने कार्यकाल में 24 महीने के कार्यकाल में 21,000 जमानत दी है। और जिसमें उन्होंने पवन खेड़ा का भी जिक्र किया, उन्होंने तीस्ता सीतलवाड़ का जिक्र किया, उन्होंने एक और जिक्र किया, इकराम का जिक्र किया, उन्होंने 3 केसेस का जिक्र किया और हवाला दिया कि हाँ मैंने कैसे इन तीनों केसेस में एक की सुनवाई देर रात को की और एक की सुनवाई लंच के समय की, पवन खेड़ा की सुनवाई। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है सुनकर कि कम से कम आज भी कुछ जजेज हैं जो, लेकिन वही है कि उस समय जिस वक्त उमर खालिद का केस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास था, उस समय यही जस्टिस थे DY चंद्रचूड़ साहब। कम से कम उस समय ये कह सकते थे कि बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन। ये नहीं कह पाए, अब कह रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन देर है अंधेर नहीं। कानून के नगर में भी कानून के की देवी की आंख की पट्टी भले खुल गई हो, लेकिन इतना जरूर है कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला SIR का चल रहा है तो इस मामले पर हमारी भी निगाहें टिकी हुई हैं, इसलिए क्योंकि अभी जो जस्टिस जोय माल्या बागशी जो बात कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है और उससे 100% हम भी सहमत हैं। इसलिए क्योंकि आज के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो हमारा संविधान है ये बहुत कारगर साबित हो सकता है अगर संविधान का अक्षरशः पालन किया जाए। लेकिन क्या ये यहाँ पर शब्दशः अक्षरशः पालन किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी में इस SIR को लेकर चुनौती इसी संवैधानिक उसके ढांचे पर की गई है, यानी संवैधानिक रूप से ये SIR सही है या गलत है, इस पर चुनौती पेश की गई है और इसी पर सुनवाई चल रही है लगातार। तो बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और जिस पर जो बातें वहां चल रही हैं वो आप जान रहे हैं, जिनमें दलीलें दी जा रही हैं। बार बार राकेश द्विवेदी 324 को लेकर आ रहे हैं और बार बार राकेश द्विवेदी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का जिक्र कर रहे हैं, ना कि 51 का, और कह रहे हैं कि हमने 51 के आधार पर सारी प्रक्रिया आगे बढ़ाई है, जबकि लाल बाबू हुसैन का मामला 51 के आधार पर है। ये एक अलग ढंग की कहानी नजर आती है अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, अलग ढंग की कहानी और ये अलग तरीके से इसको परिभाषित करने की जो एक तरीके से कहा जाए वो चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश की जा रही है और कि संविधान की सीमाओं के अधीन रहते हुए भी संसद पर भी प्रतिबंध लगाती है। यहाँ तक जो है वो कह गए अपने चुनाव आयोग के वकील जो हैं द्विवेदी जी कि अभिव्यक्ति जो है उस पर मतलब संसद पर भी प्रतिबंध लगता है, यानी कि संसद से ज़्यादा शक्तियां जो हैं वो चुनाव आयोग को प्राप्त हैं। शायद ये बताना चाहते होंगे, ऐसा कहना चाहते होंगे, भले ही सीधे सीधे इस बात को ना कह रहे हो, घुमा फिरा के कह रहे हो, लेकिन शायद भाव यही रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पे तो मुख्य तौर पर राजीव जी यही आएगा कि शक्तियाँ किसके पास हैं और शक्तियाँ किसके पास नहीं हैं। चुनाव आयोग के पास अगर SIR कराने की शक्तियाँ हैं और नियम बनाने की शक्तियां हैं तो फिर बताया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत उनके पास शक्तियां हैं, ये अभी तक नहीं बता पाए हैं। जिस अनुच्छेद 324 से 326 तक का हवाला दे रहे हैं उसमें भी चुनाव कराने की उसको शक्तियां हैं यही कहा गया है।
शक्तियां जो है वो संसद ने कानून बनाकर उसको सौंपी हैं। यही कहा गया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसमें भी यही है कि संसद के द्वारा प्राप्त शक्तियों से जो है संसद ने जो आपको शक्तियां सौंपी हैं उसके तहत आपको ये कराने का अधिकार है। लेकिन आप खुद से कुछ कराना चाहें, खुद से आप कानून बनाना चाहें तो कानून बनाने का अधिकार किसी भी संस्था को नहीं है। चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट को भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। राजीव जी जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी कानून बनाने का अधिकार नहीं। कानून बनाने का अधिकार तो एक ही संसद को है सिर्फ, जो आप भी बता रहे हैं। और इसीलिए लॉ मेकर्स कहे जाते हैं, सांसद और विधायक जो हैं दे आर लॉ मेकर्स। दे आर लॉ मेकर्स की कानून जो बनेगा वो संसद में या फिर विधानमंडल में बनेगा। तो कानून जो है वो किसी सुप्रीम कोर्ट में या किसी जिला अदालत में या किसी हाई कोर्ट में या किसी चुनाव आयोग में या किसी और आयोग में जाकर नहीं बनेगा। आज को चुनाव आयोग अपनी शक्तियां बताने लगेगा, कल को मालूम पड़ेगा कि एनएचआरसी अपनी शक्तियां बताने लग जाएगा, तमाम आयोग हैं सब अपने अपने नियम बनाने लग जाएंगे। सारे जितने भी आयोग हैं वो सब संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत हैं। संविधान में जो शक्तियां हैं उन संविधान की शक्तियों के अंतर्गत संसद ने कानून बनाकर उनको बनाया है उन आयोगों को, और उसी के तहत सब काम करते हैं। तो चुनाव आयोग के कोई सुरखाब के पर नहीं लगे कि अलग से उसको ये शक्तियां उसको प्राप्त हो गई हैं। जो भी शक्तियां हैं संविधान ने दी हैं। संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है, संसद भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, चुनाव आयोग भी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, संसद से बड़ा कोई नहीं है। कोई शक्तियों की बात जब हो रही है तो वो तो संसद ही सबसे बड़ी शक्ति है। संसद ही सबसे बड़ा यहाँ पर कहें तो कानून बनाने का एकमात्र जरिया है, जिसके जरिए आप कानून बनाते हैं। और उधर विधानसभा है, विधानमंडल है, ये सब यानी जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुन के आए हुए वही कानून बनाते हैं। और कानून के रखवाले चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या दूसरे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब है, खासकर कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये दोनों। इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब, और इलेक्शन कमीशन भी उसी में आता है। इलेक्शन कमीशन वो संसद नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इलेक्शन कमीशन भी संसद के अधीन है। कल को संसद चाहे तो इलेक्शन कमिश्नर को खड़ा कर सकता है अपने यहाँ, अपने कटघरे में। हमको आपको भी खड़ा कर सकता है। इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। हम भी अगर गलत रिपोर्टिंग करेंगे तो वहाँ पर हमको भी खड़ा किया जा सकता है संसद के अंदर। लेकिन बात यहाँ यही है कि उसी संसद में कानून कुछ और बनाया जा रहा है और यहाँ बिना